हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल वन मैथ सीजे तैदिल से स्वागत है। स्टूडेंट से कक्षा 12 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संबंध एवं फलन चला रखा था और संबंध एवं फलन के इससे पहले अपना पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट पूरा हो चुका है, जिसमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.1 की जो बेसिक जानकारी है वो मैंने क्लियर करवा दिया है आपको। और यदि आपने पार्ट नंबर 1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखना आपका कोई मकसद नहीं है। आप पार्ट नंबर 1 को पहले देखें, उसके बाद में ही इसी वीडियो को देखें, क्योंकि पार्ट नंबर 1 आप फुल तरीके से पूरा वॉच करके पूरा देखोगे तो आपके ये वाला वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि ये जो पार्ट है मैं पार्ट नंबर के हिसाब से बना हुआ हूं और गणित का जो भी मैटर है आप 12वीं क्लास में हो गए, आप पूरा समझते हो कि गणित का मैटर हो टॉपिक वाइज क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो यदि अपन पार्ट नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो मैंने चैप्टर नंबर पहले का अलग से प्लेलिस्ट बनाकर उस पार्ट नंबर 1 को उसमें ऐड कर दिया है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या साथ ही आई बटन पे मैंने दे दिया है। तो वहां पे जाके पहले पार्ट नंबर 1 को आप जरूर से देखें और साथ ही चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पार्ट नंबर 2 है जिसमें मैं आपको लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.1 के पहले 1 से लेकर 6 तक उदाहरण है, जिनमें से उदाहरण नंबर 1 से मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा। स्टूडेंट से वीडियो को बड़ा होने से कोई मतलब बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन पूरा वीडियो में समझेंगे, पूरा अच्छी तरीके से अपन क्लियर करेंगे। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो पहला है वो आपके सामने आ चुका है। पहले प्रश्न को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए कि एक किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। एक क्या है? विद्यार्थियों का समुच्चय है, सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। कहां का? एक किसी बालकों के स्कूल का। अब ध्यान दीजिए, स्कूल किनका है? बालकों का है। तो ध्यान दीजिए, इस स्कूल में बालक पढ़ते होंगे, बालिकाएं नहीं, मतलब स्कूल लड़कों का है, लड़कियों का नहीं। तो इस स्कूल में सभी पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी लड़के हैं और ये ए जो है ये विद्यार्थियों का क्या है? समुच्चय है। आगे चलिए क्वेश्चन में। तो दर्शाइए कि आर बराबर ए बी की बहन है द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है तथा आर डेश ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। तो अपने को आर को तो रिक्त संबंध साबित करना है और आर डेश को सार्वत्रिक संबंध साबित करना है। ठीक है, दो संबंध है यहाँ आर और आर डेश। ठीक है, आर जो है आर को तो रिक्त संबंध साबित करना है और आर डेश को सार्वत्रिक संबंध साबित करना है। तो अपना संबंध में लिख देता हूं कि यहां जो आर दिया गया जो संबंध आर है वो आर क्या दे रखा है? अपना आर दे रखा है ए कोमा बी, मतलब ए और बी दे रखा है और आर दे रखा है ए कोमा बी। और यहां ए जो है ए बी की बहन है। आर दे रखा है वो ए कोमा बी, ए बी की क्या है? बहन है। ये अपना आर दे रखा है। आर जो है वो क्या है? ए बी की बहन है। ये अपना संबंध दे रखा है आर। आर क्या दे रखा है? ए कोमा बी। ए यहां पर बी की बहन है। ए जो है वो बी की क्या है? बहन है। ये अपने को दे रखा है ए बी की बहन है। तो अपन जानते हैं यहां पर प्रश्न में इसने पहले अपने से ये बोला था कि स्कूल जो है वो बालकों का है। तो ये बताइए, बालकों के स्कूल में बालिकाएं या बहन जो है वो नहीं हो सकती, मतलब बालकों के स्कूल में लड़कियां नहीं हो सकती। तो बताइए ए और बी ये दोनों किसके अवयव है? ए और बी, ध्यान से सुनिए, ए और बी ये दोनों है ना समुच्चय ए के अवयव है। और ए और बी कौन है? यहाँ सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। तो ए और बी कोई ना कोई दो विद्यार्थी है। तो बताइए ए जो है वो बी का बहन हो सकता है क्या? क्योंकि ये दोनों जो है ये किस में से लिए गए हैं? ए में से। और ए क्या है? सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। और सभी विद्यार्थी वहां बालक ही है, बालिकाएं कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर ए बी की बहन कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ध्यान दीजिए वहां पर बालिकाएं नहीं है, सभी विद्यार्थी बालक ही है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे यहां स्पष्ट होता है कि बालकों के स्कूल में
होता है कि बालकों के स्कूल में, यहाँ स्पष्ट होता है कि बालकों के स्कूल में, मतलब बालकों के स्कूल में कोई भी बालिकाएं नहीं, या स्पष्ट है कि बालकों के स्कूल में कोई भी बालिकाएं नहीं हो सकती, बालकों के स्कूल में कोई भी बालिकाएं नहीं हो सकती। समझ रहे हो, बालकों के स्कूल में कोई भी बालिकाएं नहीं हो सकती, इतना आएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि भाई स्कूल बालकों का है तो वहां पर कोई भी बालिकाएं नहीं हो सकती। इसलिए ए जो है वो बी की बहन नहीं हो सकती। ए जो है वो बी की क्या नहीं हो सकती, बहन नहीं हो सकती। तब आर जो है वो क्या होगा, आर जो है वो एक क्या होगा, फाई या फिर रिक्त समुच्चय होगा, मतलब सिर्फ फाई, सॉरी ये समुच्चय के लिए आता है, सिर्फ फाई आएगा। ध्यान दीजिए, एक बात बता देता हूं, ध्यान से देखना। आपने कक्षा नंबर 11 में आपने ये दोनों चिन्ह पढ़े थे, कक्षा नंबर 11 में ये दोनों चिन्ह पढ़े थे। ये दोनों चिन्ह समुच्चय के लिए आता है, मतलब रिक्त समुच्चय में अपन इस ऐसा प्रतीक, ऐसा चिन्ह भी लगा सकते हैं और फाई भी लगा सकते हैं। समुच्चय के लिए ये है, लेकिन संबंध के लिए तो सिर्फ फाई है। तो यहाँ आर जो है ये फाई संबंध हो गया, मतलब रिक्त संबंध हो गया। ठीक है, रिक्त संबंध हो गया। अतः दिया गया संबंध आर रिक्त संबंध है, अतः दिया गया जो संबंध आर है वो एक क्या हो गया, रिक्त संबंध है। क्योंकि ऐसा कोई भी युग्म नहीं बनेगा। जैसे मान लो कोई भी दो विद्यार्थी ले, तो वो दोनों विद्यार्थी आपस में, उन दोनों विद्यार्थियों में भाई बहन का संबंध थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता। वो तो दोनों भाई तो हो सकते हैं, क्योंकि स्कूल जो है वो किन का है, बालकों का है, बालिकाओं का नहीं है। अतः दिया गया संबंध आर रिक्त संबंध है। तो आगे अपन चलते हैं, दूसरा जो संबंध दे रखा है आर डेस दे रखा है। आर डेस में क्या दे रखा है, आर डेस में अपन चलते हैं। आर डेस बराबर आपकी बुक में है, देख लीजिए। आर डेस जो संबंध है वो क्या दे रखा है, ए कोमा बी। आर डेस क्या दे रखा है, देख लीजिए, ए कोमा बी। ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। ये मैंने लिख दिया, आर डेस जो संबंध लिख दिया वो क्या लिख दिया, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से क्या है, कम है। ए तथा बी की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम है। ये अपना आर डेस जो संबंध है, ये आर डेस संबंध अपना हो गया। आर डेस जो है वो ए तथा बी, ऐसे दो विद्यार्थी है क्या, जिनमें ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। तो ध्यान से देखना, समझने की कोशिश कीजिए। मीटर की बात कर रहा है ये, 3 मीटर से कम है। 3 मीटर अंतर, 3 मीटर से अंतर जो है वो यहाँ पर 3 मीटर नहीं लगाया मैंने, 3 मीटर से कम है। अब ध्यान से सुनिए, अंतर 3 मीटर से कम है। अब ध्यान से देखिए, अपन 3 मीटर से कम बता रहा है, मतलब कोई भी दो विद्यार्थी हो, उनकी ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। विद्यार्थी की बात अपन करें तो विद्यार्थी की लंबाई 167 सेमी,
168 सेमी, 169 सेमी, 170 सेमी का भी हो सकता है फुल साइज, फुल हाइट का विद्यार्थी। तो ये बताइए कोई भी दो विद्यार्थी, यहां पर तो 3 मीटर से कम अंतर जो है वो 3 मीटर से कम, तो सभी विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर, जैसे मान लो कि मैं बात करूं, जैसे मान लो एक छोटा से छोटा विद्यार्थी है, वो सिर्फ और सिर्फ 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई का है। एक बड़ा से बड़ा विद्यार्थी है वो 170 सेंटीमीटर की ऊंचाई का है। तो बताइए छोटा से छोटा विद्यार्थी जो 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई का है और बड़ा से बड़ा विद्यार्थी जो 170 सेंटीमीटर की ऊंचाई का है, तो इन दोनों की आयु का, इन दोनों की ऊंचाइयों का अंतर कितना हुआ? इन दोनों की ऊंचाई का अंतर कितना हो गया? 70 सेंटीमीटर हो गया। तो बताइए 70 सेंटीमीटर 3 मीटर से तो कम ही है ना 3 मीटर। तो कोई भी विद्यार्थी हो, उन दोनों की ऊंचाइयों का अंतर सदैव 3 मीटर से कम ही होता है। 3 मीटर बोल रहा है, समझ लीजिए, 3 सेंटीमीटर नहीं बोल रहा, 3 मीटर बोल रहा है, और 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होता है। तो प्रत्येक दो विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर सदैव 3 मीटर से कम ही होता है। ठीक है, 3 मीटर से कम ही, 3 मीटर से कम ही होगा, मतलब 300 सेंटीमीटर से कम ही होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं 300 सेंटीमीटर से क्या होगा? कम ही होगा। मतलब कोई भी ऐसे दो विद्यार्थी नहीं होंगे जिनकी ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा कोई भी। तो यहां पर लिख देते हैं, देखिए इसमें, देखिए ये भी हिंदी वाला पर्सन ही है, मतलब ऊपर वाले के टाइप का ही है, ऊपर वाला जो है जैसा है वैसा ही ऊपर वाले टाइप का है। यहाँ स्पष्ट है कि बालकों के स्कूल में किन्हीं भी दो विद्यार्थियों, या स्पष्ट है कि बालकों के स्कूल में किन्हीं भी दो विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर हमेशा 3 मीटर, मतलब 300 सेंटीमीटर से कम ही होगा। मतलब यहां पर ये क्या दे दिया? रीजन लिख दिया मैंने कि भाई ऐसे कोई भी दो विद्यार्थियों को ले, सभी प्रत्येक दो विद्यार्थियों का, मतलब प्रत्येक दो विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर सदैव 3 मीटर अर्थात 300 सेंटीमीटर से कम ही होगा। यह स्पष्ट है कि एक ही होता है, यहाँ पर स्पष्ट है कि बालकों के स्कूल में किन्हीं भी दो विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर हमेशा 3 मीटर या 300 सेंटीमीटर से कम ही होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या हो गया? यहां पर प्रत्येक ए और बी क्या है? लिए गए दो विद्यार्थी, और लिए गए दोनों विद्यार्थियों का प्रत्येक ये कनित युग्म है, ये आर का क्या होगा? एक अवयव होगा, आर में बिलोंग करेगा। तो यहां जो आर डेस है, यहां जो संबंध आर डेस है वो इक्वल होगा किसके? ए क्रॉस ए के, इक्वल होगा किसके होगा? यहां से आपको दिखाई नहीं देगा, मैं ऊपर लिख देता हूं। यहां पर देखिए यहां आर डेस जो होगा वो ए क्रॉस ए के क्या होगा? इक्वल होगा। आर डेस होगा वो ए क्रॉस ए के क्या होगा? बराबर होगा। क्यों होगा? ध्यान दीजिए, मैंने बेसिक वाले वीडियो में आपको ये बताया था, सार्वत्रिक जो संबंध होगा, सार्वत्रिक संबंध कोई भी संबंध है उसमें आने वाले जितने भी अवयव आएंगे सार्वत्रिक संबंध में, वो सारे अवयव आ जाते हैं जो ए क्रॉस ए, मतलब किसी भी समुच्चय के कार्तीय गुणनफल में आने वाले अवयव के बराबर अवयव इसमें होंगे। ठीक है, तो यहां पर आर डेस जो है वो ए क्रॉस ए के क्या होगा? इक्वल होगा। और इक्वल होगा तो अब अतः लिख देता हूं, अतः आर डेस एक क्या है?
अतः R डैश एक सार्वत्रिक, अतः R डैश एक सार्वत्रिक संबंध है। ये इसका स्टूडेंट्स मैंने प्रश्न में इसने दो संबंध अपने को दे रखा था, इति सिद्धम मैंने लगा दिया है। प्रश्न में दो संबंध, यहाँ पर इति सिद्धम लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर लिख देता हूं मैं HP, ठीक है। प्रश्न में इसने क्या किया था, दो संबंध दे रखा था R और R डैश। R के लिए साबित करना था कि R एक रिक्त संबंध है, और R डैश के लिए साबित करना था कि R डैश एक सार्वत्रिक संबंध है, जो कि मैंने कर दिया है। इसको आप वीडियो को कम से कम बैक ले जाके 2 बार देखिए, आपके पूरा पक्का समझ में आ जाएगा। और फिर भी यदि नहीं समझ आए तो आप कमेंट जरूर से कीजिए कि उदाहरण नंबर जो 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, आपके समझ में आया कि नहीं आया, और इसको आप अपनी रफ नोटबुक में ऐड कर लीजिए, और उसके बाद में फिर नोटबुक में। चलिए चलते हैं उदाहरण नंबर 2 को अपन करते हैं। स्टूडेंट्स अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में, उदाहरण नंबर 2 में चलते हैं। उदाहरण नंबर 2 आपके सामने है, चलिए उदाहरण नंबर 2 को समझते हैं। ध्यान दीजिए, उदाहरण नंबर 2 में मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में R एक ऐसा संबंध है कि R बराबर T1 T2 सच डेट, ये T1 T2 इस प्रकार आने वाले हैं। सच डेट का मतलब ये होता है स्टूडेंट, सच डेट का मतलब होता है इस प्रकार आने वाले हैं T1 T2। क्या है प्रश्न में, आगे देखिए, 2 बिंदु लगा हुआ है, इसका मतलब होता है सच डेट, मतलब इस प्रकार आने वाले हैं कि किस प्रकार है कि T1 जो है वो T2 के सर्वांग सम है। T1 T2 के सर्वांग सम, मतलब 2 त्रिभुज T1 और T2 है, T1 T2 के सर्वांग सम है। एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। मैंने इससे पीछे वाले पार्ट में आपको ये क्लियर करवा दिया था, किसी भी संबंध को यदि अपन तुल्यता संबंध सिद्ध करें, किसी भी संबंध को स्टूडेंट्स यदि अपन तुल्यता संबंध सिद्ध करें, तो उस संबंध को सबसे पहले अपन समतुल्य सिद्ध करेंगे। समतुल्य के बाद में वो संबंध सम्मित होना चाहिए, सम्मित के बाद में वो संबंध संक्रामक होना चाहिए। मतलब यदि R को तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए संबंध R को पहले समतुल्य सिद्ध करना पड़ेगा, फिर सममित सिद्ध करना पड़ेगा, फिर संक्रामक सिद्ध करना पड़ेगा। तब यदि संबंध R समतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, ये तीनों प्रकार का है, तो अपन कह सकते हैं कि संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो स्टूडेंट्स इस उदाहरण नंबर 2 को करने से पहले, उदाहरण नंबर 2 को करने से पहले मैंने आपके सामने को एक एग्जांपल लिया, और एक एग्जांपल लेकर इसमें 7 प्रकार के संबंध लिए, 7 संबंध लिए। इन 7 संबंधों के लिए अपन सबसे पहले ये सिद्ध करेंगे, 7 संबंधों के लिए अपन सिद्ध करेंगे, 7 संबंधों के लिए अपन पता करेंगे कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं। तो मतलब इसको उदाहरण नंबर 2 करने से पहले इनको समझना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, वरना आपके वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये संक्रामक, सम्मित और समतुल्य लगते तो इजी है, लेकिन ये इतने हार्ड है, इनको गहराई से समझना बहुत ही जरूरी है। मतलब उदाहरण नंबर 2 बाद में करेंगे, उदाहरण नंबर 2 को समझने के लिए पहले इनको अपने को क्लियर करेंगे। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल ऐसे लिए हैं, वैसे एग्जाम्पल लिए, इनको पहले समझना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको पूरा बेसिक से समझ में आ सके कि कोई भी संबंध को सम्मित के लिए कैसे पता करें, समतुल्य के लिए कैसे पता करें, और संक्रामक के लिए कैसे पता करें। और ध्यान दीजिए उदाहरण नंबर 2 को अपन इसको समझने के बाद में करेंगे, और चलिए इनको अपन समझते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए इसको समझने से पहले भी अपन थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे वाली बात आपको, कक्षा 11 वाली बात आपको थोड़ा सा मैं कवर करवाता हूं, ताकि आपके थोड़ा क्या हो जाए कि ये बातें आपस में जुड़ जाए।
चलिए कक्षा 11 की बातों में चलते हैं। थोड़ा सा पहले ध्यान दीजिए, वीडियो पे पूरा बने रहिए, टोटल में कराऊंगा, लेकिन ध्यान रखना बेसिक से कराऊंगा, मतलब लगातार कराऊंगा तो आपके टोटल समझ में आएगा, वरना करवाने से मतलब नहीं रहेगा। चलिए इनसे पहले उदाहरण नंबर 2 को समझेंगे और पहले इनको भी समझेंगे, लेकिन इनसे पहले कुछ बातें देखो। पहले ध्यान दीजिए, वैसे तो मैंने पार्ट नंबर 1 में बेसिक वाला वीडियो भी मैंने करवा दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझाना बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट्स। तो चलिए अपनी आंखों को गड़ा के रखिए, समझते रहिए लगातार। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपके सामने ये संबंध ए लेता हूं, ध्यान दीजिए, ये वाला संबंध ए लेता हूं। ये ए संबंध है जिसके अवयव है, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। और दूसरा संबंध ए को ले रहा हूं मैं बी, जिसके अवयव में ले लेता हूं 2 3 4 और चलो 4 ले लेता हूं, ठीक है। 4 से ले लो, चलो 5 और ले लो, ठीक है। ध्यान से समझने इस बात को। मैंने 2 समुच्चय ले लिया ए और बी, ठीक है। ए से बी में एक संबंध है आर, ए से बी में एक संबंध क्या है, आर है। तो आर बराबर में लिखूं तो आर बराबर में इस तरीके से संबंध ले लेता हूं, ऐसा संबंध ले लेता हूं कि ए कोमा बी, ए कोमा बी। अब ध्यान दीजिए, ये पहला जो अवयव ए है ये कैपिटल ए समुच्चय का अवयव है, और स्मॉल जो बी है ये कैपिटल बी समुच्चय का अवयव है, अर्थात ये इसके अवयव है ए और इसको बी बोलेंगे, समझ रहे हो। एक्स वाई भी अपन लेकर भी अपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर सच दे थी इस प्रकार, अब ए और बी ये इस प्रकार चल रहे हैं, मतलब यहाँ पर ऐसा नंबर यहाँ पर इन दोनों जगह क्या लगाए, ये किस प्रकार से चल रहे हैं, सच डेट इस प्रकार आ रहे हैं कि b बराबर में, एग्जांपल ले रहा हूं कोई भी, b बराबर a+1, a+1। b जो है वो a से एक क्या ले रहा हूं मैं, बड़ा ले, a से एक बड़ा ले रहा हूं, और जहां a जो है ये बिलोंग करेगा, ये बिलोंग्स टू कैपिटल A में, और b जो है ये स्मॉल b जो है वो बिलोंग्स टू कैपिटल बी का अवयव है। मतलब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये ए जो अवयव है, स्मॉल जो ए अवयव है ये कैपिटल ए का समुच्चय है, स्मॉल जो बी है वो कैपिटल बी का समुच्चय, कैपिटल बी के समुच्चय का अवयव है। शायद आप समझ में आ गया होगा आपके इस तरीके से, लेकिन ध्यान रखना। अब ध्यान दीजिए, अब इसी को मैं यहां पर ध्यान दीजिए, अब ऐसा ए लेता हूं, चलो पहले ए ले लेता हूं। ए कौन, स्मॉल ए किस में से लेना है, कैपिटल ए में से लेना है, कैपिटल ए समुच्चय से लेना है। तो कैपिटल ए समुच्चय में से मैं ए का मान 1 ले लेता हूं, कितना 1। तो चलिए ए का मान मैं 1 लूंगा, तो बी का मान कितना आएगा, ए में 1 जोड़ना है, मतलब कितना आएगा बताइए, ए में ए का मान कितना है, 1 ले रहा हूं, तो बी का मान कितना आएगा, ए में 1 जोड़ना है, मतलब 1 में 1 जोड़ना, बताइए 2 आ जाएगा, ठीक है। मैं चलो बी का ए का मान 2 लेता हूं, तो बी का मान कितना आएगा, 2 इसमें रख दो, बी ए का मान 2 रख दो, तो बी का मान आ जाएगा 3, ठीक है। ए का मान लेता हूं 3, तो बी का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा, समझ रहे आप, 4 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आगे इसमें कुछ है ही नहीं, आगे कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं है तो ये लो, मतलब ये समझ बन गए। अब मैं आपको बताऊं कक्षा 11 में आपने क्या सीखा था। कक्षा 11 में ये जो था इसको आप बोलते थे समुच्चय निर्माण रूप। क्या बोलते थे, समुच्चय निर्माण रूप। लेकिन ध्यान दीजिए वहां पर ये समुच्चय निर्माण रूप पढ़ते थे आप, ठीक है, लेकिन वहां पर समुच्चय के पढ़ते थे, बल्कि यहाँ पर संबंधों के चल रहे हैं, इस बात से, लेकिन बात वो ये संबंधों के से समुच्चय, ऐसे अपन लिख सकते हैं इस संबंधों को, ठीक है। और ये कौन सा रूप है, ये आपने पढ़ा था रोस्ट रूप, याद आ गया होगा, ये रोस्ट रूप पढ़ा था आपने, ठीक है। ये समुच्चय निर्माण रूप है और ये रोस्ट रूप है, बाकी बात एक ही है। तो ए से बी में कितने संबंध बनेंगे, 2 की पावर ए बी के रूप में, ए में जितने अवयव आएंगे बी में जितने अवयव आएंगे उन दोनों के गुणनफल को यदि 2 के ऊपर पावर में लगा दे, 2 की पावर ए बी गुणनफल को लगा दे, तो इतने संबंध इसमें बन सकते हैं टोटल। कक्षा 11 में आपने ये बात सीखी थी। अब यहां से मैं आपको ये और बता दूं, तो ध्यान दीजिए। अब लेकिन यहां पर कक्षा 11 में ए से बी में संबंध है, ये किससे है, ए से बी में परिभाषित एक संबंध है ये। देखो पहला अवयव लिया जाता है
समुच्चय ए में से, दूसरा अवयव लिया जाता है समुच्चय बी में से, इसलिए इसको मैं बोल रहा हूं ए से बी में। किससे ए बोल रहा हूं? ए से बी में बोल रहा हूं। और आपने कक्षा 11 में प्रांत और पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? प्रांत। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से मैं बता देता हूं ताकि आपके क्लियर होता रहे। प्रांत पढ़ा था आपने, प्रांत और प्रांत, सप्रांत और परिसर, ये तीन आपने पढ़ा था। तो ये तीन कौन कौन से होते हैं इन्हीं के लिए देख लेते हैं। चलो प्रांत देखते हैं। प्रांत जो है वो समुच्चय ए के सभी अवयव होते हैं। समुच्चय ए के सभी कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 आएंगे, ठीक है। सप्रांत कौन से आएंगे? सप्रांत कौन से आएंगे? सप्रांत समुच्चय बी आएगा पूरा, समुच्चय बी 1 2 3 4 5 पूरा आ जाएगा, ठीक है। समुच्चय बी आएगा। परिसर क्या आएगा? परिसर वो आएगा जो समुच्चय बी के उन अवयव से बना आएगा, समुच्चय बी के उन अवयव से आएगा जो कि ए से जुड़े हुए हैं, मतलब ए से संबंध रखते हैं। कौन कौन से रखते हैं? ए से संबंध कौन कौन से रखते हैं? 2 3, देखो 2 3 4, 2 3 4, ये आएगा कौन? परिसर आएगा। ये इतनी बातें आपने पीछे वाली क्लास में क्लियर कर लिए, इनको आपको बताना जरूरी था, इनके बगैर आगे अपन नहीं चल सकते। तो ध्यान दीजिए, ए से बी में संबंध है। कब? कक्षा 11 में ए से बी में। लेकिन कक्षा 12 में मैंने बेसिक वाले पार्ट में भी बता दिया था, पहले वाले पार्ट में बताया था ए से ए में है। किन में? ए से ए में। तो देखिए वो ए से ए में देखिए। चलो ए से ए में समझाता हूं आपको, ए से ए में समझ बनाता हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिए ए ही रहेगा। ए के कौन से अवयव है? जो इस तरफ है वो इस तरफ है, मतलब 1 2 3। ए से ए में संबंध है, ए से ए में। तो ये आर बनाता हूं, आर देख लीजिए वो ले लेते हैं। चलो ए कोमा बी, और जहां सचलेट मतलब इस प्रकार आ रहे हैं कि बी जो है वो a+1 आएगा, और यहाँ जो ए है वो बिलोंग्स टू ए में, और एंड जो बी है वो बिलोंग्स टू बी में, ठीक है। इस तरीके से समुच्चय आ रहा है, इस तरीके से संबंध आ रहा है। और इसको आर बराबर क्या लिखता हूं? देखिए ए 1 ले लेता हूं 1, और बी में 2 जाएगा, और ए जो है वो 2 लेता हूं तो बी में 3 जाएगा। ये लो हो गया आपके सामने, ये बनेगा। यहाँ पर ए का मान 1 लूं तो बी का मान कितना आएगा? ए का मान 1 ले लो, ले लिया मैंने, तो बी का मान कितना आएगा? 2, तो 2 उसमें है। ए का मान चलो 2 ले लो तो बी का मान 3 आ जाएगा। अब ए का मान यदि मैं 3 लूं तो ध्यान दीजिए बी का मान 4 उसमें नहीं है, ठीक है। तो आर इस तरीके से ध्यान दीजिए, ये कौन सा रूप है? ये समुच्चय निर्माण रूप है, और ये रोष्ट रूप है। कौन सा है? ये समुच्चय निर्माण रूप है, ये आपका रोष्ट रूप है। तो इस तरीके से मैंने इस एग्जाम्पल में, देखो इनको इसलिए मैंने समझाया है ताकि आपको ये पता लग सके। इस तरीके से मैंने ये जो आर है आपका, ये जो रोष्ट रूप है, इस टाइप के मैंने 7 लिए हैं। यहाँ कितने लिए हैं? 7 लिए हैं, समझ रहे हो आप? ये ले लिए मैंने 7, ये ए। तो ये सारे देखो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में ए बराबर 1 2 3, और आर जो है वो आर जो संबंध है वो ए से ए में, किससे? ए से ए में, जो कि कक्षा 12 में आपके। कक्षा में 11 में क्या था? ए से बी में था, मतलब कि 2 समुच्चयों में संबंध बन रहा था। लेकिन यहाँ पर एक समुच्चय से उसी समुच्चय में संबंध है, ए से ए में। चलिए देखते अब यहाँ पर क्या होगा? ए से ए में, सॉरी यहाँ पर ए से ए आएगा, ये बी किस में आएगा? ए में लिया जाएगा। ये भी देखिए ए स्मॉल ए संबंध बी समुच्चय कैपिटल ए समुच्चय में, और स्मॉल जो बी है वो भी समुच्चय ए में से लिया जाएगा, मतलब बी में से नहीं होगा यहाँ, ठीक है। चलिए आगे अब इनके बारे में अब देखिए, उदाहरण नंबर 2 करने से पहले एग्जांपल नंबर 2 करे थे अपन, कहां पर आ गए, लेकिन ये समझाना जरूरी है। मैं थोड़ा सा पीछे से चलाऊं ताकि पीछे वाली बात आपके कवर हो सके। अब चलिए उदाहरण नंबर 2 को करने, यदि स्टूडेंट्स यदि आप ये 7 प्रकार के यदि ये कर लोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि किसी भी संबंध के बारे में पता करना कि भाई संबंध जो है वो सम्मित है, समतुल्य है। देखिए तुल्यता संबंध, किसी भी संबंध का तुल्यता की जांच करने के लिए उस संबंध का समतुल्य, सममित, यदि कोई संबंध समतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, यदि कोई संबंध समतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, तो यदि कोई संबंध ये तीनों प्रकार का संबंध है
तो उस संबंध को अपन कह देंगे कि वो संबंध एक तुल्यता संबंध है। अर्थात तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए पहले उस संबंध को समतुल्य, सममित और संक्रामक होने की जांच करनी पड़ेगी। यदि वो तीनों प्रकार का है तो अपन कह सकते हैं कि दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो अब इसके लिए तो उदाहरण नंबर 2 में अपने को तुल्यता संबंध ही सिद्ध करना है, लेकिन उदाहरण नंबर 2 करने से पहले आपको यदि ये 7 प्रकार के संबंधों को अपने को सममित, समतुल्य और संक्रामक की जांच कर लो तो आपको आपके इससे अच्छे एग्जाम्पल, मतलब इससे और हार्ड से हार्ड एग्जाम्पल कोई भी नहीं होगा इन 7 के सिवा। चलिए इन 7 के लिए समतुल्य, सममित और संक्रामक की जांच करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स अपन चलते हैं बारी बारी से, इनको अच्छी तरीके से आपको क्लियर कराता हूं कि समतुल्य जो है वो कैसा होगा, कौन सा संबंध जो है वो समतुल्य होगा। चलिए मैंने आपको बेसिक वाले पार्ट में परिभाषा क्या करवाई थी, पहले तो ये कि समुच्चय ए में परिभाषित, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर इस प्रकार होगा कि प्रत्येक ए जो है प्रत्येक ए के लिए, प्रत्येक स्मॉल ए जो कि कैपिटल ए का अवयव है के लिए प्रत्येक ए के लिए ए एक अन्वित युग्म बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए। बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अब इसके लिए देखो परिभाषा क्या है, रटने की जरूरत नहीं है, परिभाषा देखा तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर इस प्रकार है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर इस प्रकार है कि प्रत्येक स्मॉल ए अवयव है, प्रत्येक स्मॉल ए अवयव है कैपिटल ए समुच्चय का के लिए ए जो कर्मित युग्म है वो बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए। ऐसे परिभाषा मैंने आपको लिखवाई थी। अब देखिए सबसे पहले इस आर के लिए देखिए, इसके लिए देखिए, ध्यान दीजिए यहां पर प्रत्येक ए के लिए देखो ऐसे बताइए ए समुच्चय में कितने अवयव है, 1 2 3, कितने अवयव है 1 2 3, मतलब ये जो ए है यहां पर ए का जो मान है, ए का मान प्रत्येक ए जो समुच्चय ए का अवयव है। अब ए के समुच्चय कौन कौन से हैं, 1 2 3, तो एक के मान कितने हो गए, 1 2 3 हो गया। चलिए एक का मान मैं 1 लेता हूं, एक के लिए क्या बनेगा 1 1 बनेगा जो कि आर में होना चाहिए। ठीक है, और एक का मान और कौन है 2, और इससे क्या बनेगा 2 2 जो कि आर में होना चाहिए। एक का मान और कौन है 3, इसके लिए क्या बनेगा 3 3 जो कि आर में होना चाहिए। समझे हो आप, मतलब समुच्चय ए में जितने भी अवयव है उनका खुद से संबंध होना चाहिए। जैसे एक का संबंध मतलब एक अवयव एक है तो एक का संबंध एक से होना चाहिए, एक जो आर में होना चाहिए। एक का संबंध मतलब ए का मान 2 है, समुच्चय ए का दूसरा अवयव 2 है तो उसका भी खुद से संबंध होना चाहिए, 2 2 जो आर में होना चाहिए। 3 3 है वो भी आर में होना चाहिए। अब यदि इसमें 4 और होता तो 4 4 भी आर में होना चाहिए था। यदि ये मतलब समुच्चय ए में जितने भी अवयव है उन सबके लिए खुद से संबंध वाला कर्मित युग्म आर में होना चाहिए, तब वो आर एक समतुल्य संबंध होगा। ठीक है, तो बताइए एक के लिए 1 1 है इसमें, 2 के लिए 2 2 इसमें ये रहा, 3 के लिए 3 3 ये रहा। तो ध्यान दीजिए ये जो संबंध है ये कौन सा संबंध है, ये आपका समतुल्य संबंध है। ये कौन सा है, ये आपका समतुल्य संबंध है। मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूं ताकि आपके कवर हो जाए अच्छी तरीके से। ये जो है आपका ये समतुल्य संबंध है। तो यहां पर ध्यान दीजिए ये आपका कौन सा संबंध है, ये समतुल्य संबंध है। तो मैं यहां लिख देता हूं समतुल्य है। ध्यान दीजिए पूरे को अच्छी तरीके से कवर करेंगे अपने। ये यदि आप समझ जाओगे तो उदाहरण नंबर 2 3 4 मतलब पर्सनावली 1.1 में मेन यही है आपके पूरे। ठीक है, ये समतुल्य है आपका, मैं यहां पर लिख देता हूं समतुल्य है। ठीक है, समतुल्य हो गया। दूसरे के लिए समतुल्य की जांच करते हैं, दूसरा समतुल्य है ही नहीं। चलिए दूसरा देखिए एक किसमें है, मतलब अवयव एक का मान 1 के लिए, अवयव 1 के लिए 1 1 संबंध इसमें है।
दो दो है केस में नहीं है, तीन तीन है केस में नहीं है, तो ये समतुल्य नहीं है, ये समतुल्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए होना चाहिए एक एक, एक का संबंध एक से, दो दो इसमें नहीं है, तीन तीन इसमें नहीं है, समतुल्य नहीं है, सॉरी ये समतुल्य नहीं है, क्या नहीं है, समतुल्य नहीं है, तो यहां पर लिख दूंगा समतुल्य नहीं, तो समतुल्य नहीं, सिर्फ नहीं लिख देता हूं, ठीक है। चलो तीसरे के लिए देखते हैं, इसमें तो कोई भी नहीं है, तो ये भी समतुल्य नहीं है, क्या नहीं है, ये समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, चौथे के लिए देखते हैं, एक एक इसमें है, दो अवयव के लिए दो दो इसमें है, तीन अवयव भी तीन तीन से संबंध रखता है, ये समतुल्य है, ये समतुल्य है, ठीक है, समतुल्य है। तो यहाँ समतुल्य है, ये तो समतुल्य है, मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया समतुल्य, तो ये समतुल्य है, और ये समतुल्य नहीं, और ये समतुल्य नहीं, ये समतुल्य मतलब समतुल्य है, हाँ वो लगा देते इसके आगे, चलो लगा ही देते हैं, यहाँ पे भी लगा देता हूँ मैं है, ठीक है। चलो ये समतुल्य का हो गया, चलिए तो पांचवा से करते हैं, पांचवा में एक एक है, दो दो है, तीन तीन है, ये समतुल्य है। समतुल्य का मतलब देखो नाम से स्पष्ट है कि समतुल्य, सौमित्र खुद, मतलब खुद के तुल्य, सौमित्र क्या होता है, इसका संधि विच्छेद करो, समतुल्य, सौमित्र क्या होता है, खुद, तुल्य में क्या होता है, बराबर, मतलब खुद के बराबर है, मतलब खुद से खुद संबंध रखा हो, ठीक है, एक एक। चलिए इसका जांच करते हैं, दो दो तीन तीन, एक एक इसमें नहीं है, क्या नहीं है इसमें, ध्यान दीजिए समुच्चय ए में एक एक, एक अवयव, समुच्चय ए का एक एक अवयव है, लेकिन यहाँ पर एक का एक के साथ संबंध नहीं है, तो ये समतुल्य नहीं है, ये समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है, समझ गए होंगे। और इसका दो दो है, इसमें दो दो है, तीन तीन है, एक एक इसमें नहीं है, वही बात है, इसमें दो दो तीन तीन है, ये भी समतुल्य नहीं है, ये भी समतुल्य नहीं है, ठीक है। ये अपन मैंने आपको समतुल्य की जांच, आपसे समतुल्य को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके होंगे, समतुल्य आपके समझ में आ गया होगा। यदि समतुल्य समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूले स्टूडेंट्स, लाइक करने के आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, और साथ ही कक्षा 12 के अन्य स्टूडेंट्स तक भी वीडियो को जरूर से सेंड कीजिए आप। चलिए समतुल्य के बाद में प्रत्येक को अपन ये समझते हैं कि कोई भी जो संबंध है उसका अपन सममित की जांच कैसे करें। तो चलो स्टूडेंट्स आप चलते हैं सममित की अपन जांच करते हैं कि किसी भी संबंध को सममित कैसे पता करें, सममित है या नहीं। तो चलिए देखो सबसे पहले सममित की परिभाषा अपन देखते हैं। मैंने परिभाषा क्या लिखवाई थी वो देखिए, पहले पार्ट नंबर 1 में परिभाषा मैंने क्या लिखवाई थी। यदि पार्ट नंबर 1 को है तो मैंने चैप्टर पहला कक्षा 12 के लिए चैप्टर पहले का अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, और सभी वीडियो को मैं प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा, तो वहां से जाके पार्ट नंबर 1 को जरूर से देखिए। यदि आपने परिभाषा नहीं लिखी है तो वहां से लिख लीजिए। क्या थी परिभाषा, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित संबंध कहलाएगा, सममित संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक, क्या लिखा है था मैंने परिभाषा, यदि प्रत्येक ए बी के लिए, प्रत्येक ए कोमा, देखिए परिभाषा मैंने क्या लिखवाई थी यहां पर देखिए, प्रत्येक ए कोमा बी के लिए, प्रत्येक ए कोमा बी जो कि प्रत्येक ए बी के लिए और जो कि बिलोंग्स टू ए, मतलब जो कि कैपिटल ए समुच्चय के अवयव है के लिए यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, यदि ए और बी कर्मित युग्म आर में आ रहा है तो बी ए बी आर में ये भी होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यदि परिभाषा को समझिए ध्यान से, ये भी होना चाहिए मैंने लिखा है, यहां पर लिख देता हूं मैं, ठीक है। परिभाषा को समझिए, ध्यान दीजिए, प्रत्येक ए कोमा बी, यदि किसी समुच्चय के प्रत्येक दो अवयव के लिए यदि ए कोमा बी ये आर में आ रहा है तो इसका उल्टा बी ए भी आर में होना चाहिए। समझ रहे हो? चलिए इस परिभाषा के अकॉर्डिंग अपन समझते हैं। देखिए, यदि
ए और बी आर में आ रहा है तो ए बी का उल्टा बी ए भी आर में आना चाहिए। यदि ए और बी आर में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए बी आ रहा है तो बी ए भी आर में आना चाहिए। समझिए यहाँ पर देखिए, पहले संबंध में देखिए सबसे पहले मैं बात करूं एक एक के लिए बात करूं तो देखिए यहाँ पर एक का मान भी एक है, समझ रहे हो आप शायद, एक का मान भी एक है और बी का मान भी एक है, तो एक का मान एक और बी का मान एक है, तो मैं एक एक किसको बोलूंगा तो ए उल्टा भी तो एक ही होगा। तो ध्यान दीजिए ए का मान यदि एक हो तो बी का मान भी एक हो, यदि समतुल्य हो मतलब एक एक हो तो एक एक का उल्टा तो एक एक ही होता है। तो समान वाले को तो देखना ही नहीं है, ध्यान रहे समान जो है एक एक है, दो दो है, तीन तीन है, इनके लिए तो सममिति की जांच करनी ही नहीं है। और यदि करोगे तो देख सकते हो आप एक एक का उल्टा एक एक ही होता है और दो दो का उल्टा दो दो ही होता है, मतलब सेम ही होता है। तो सममित की जांच करोगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रहे, ठीक है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि सममित वालों को मतलब समतुल्य वाले समान वाले को देखना ही नहीं है, तो समान वाले के अलावा देखना है आपको। जैसे ध्यान दें किनको नहीं देखना, एक एक इसको नहीं देखना, दो दो को नहीं देखना, तीन तीन को, इनको तो देखना ही नहीं अपने को, क्योंकि इसके उल्टे तो यही होते हैं ना, इसलिए। अब चलो एक दो को लेते हैं पहले आप एक दो के लिए लो। ए बी यदि आर में आ रहा तो बी ए भी आर में आना चाहिए, यदि ए बी आर में आ रहा तो बी ए भी आर में होना चाहिए। मतलब यदि ए बी ये आर में है तब बी ए भी आर में होना चाहिए। ये यदि है, ये है तब ये मिलना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, ये होना चाहिए उसमें, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो समझिए एक दो आर में है, आ रहा है ना, तो दो एक भी मिलना चाहिए, ध्यान दे दो एक भी आर में मिलना चाहिए। तो ध्यान दीजिए एक दो आर में है तो दो एक इसमें ढूंढो, कहीं है क्या, नहीं है, नहीं है। तो अब आगे के लिए कुछ भी मत देखो, ये सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। चलो आगे के लिए और देख रहा था तो एक तीन वाला भी नहीं है, तो एक तीन की जांच बाद में करनी नहीं है, जब पहले एक दो की जांच करो। तो किस किस की जांच करनी है, एक दो की और एक तीन की। तो एक दो यदि आर में है तो दो एक आर में नहीं है, तो ये एक तीन की जांच आप करनी नहीं है। पता चल गया कि ये सममित संबंध नहीं है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, दूसरे पेन से लिख देता हूं कि ये सममित संबंध नहीं है, ध्यान दे, इससे लिख देता हूं सममित नहीं है, समझ गए होंगे, सममित नहीं है। चलिए आगे वाले की जांच करते हैं, ठीक है। सेम वाले को नहीं देखना, एक एक को छोड़ देना है। चलो एक दो आर में है, दो एक भी आर में है, देखो ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, एक दो आर में है तो दो एक भी आर में है, तो ये ध्यान रहे सममित है, सममित है, ये सममित संबंध है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे और कोई अवयव इसमें है ही नहीं, देखो तीन एक इसमें है ही नहीं, तो तीन एक के लिए जांच नहीं करनी, इन दोनों के लिए जांच करनी। देखो एक दो अवयव है, देखो एक दो है तो एक दो का उल्टा दो एक ही है, और दो एक ले लो, सही दो एक लोगे तो दो एक का उल्टा भी तो एक दो है, समझ रहे हो। और एक एक के लिए देखना नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके लिए तीसरे के लिए देखो, एक दो है तो एक दो का उल्टा दो एक भी है, दो एक है तो दो एक का उल्टा एक दो भी है, ठीक है। तो ये भी आपका सममित संबंध है, सममित संबंध है ये, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स चौथा अपन देखते हैं कि सममित है या नहीं है। चौथे के लिए अपन जांच करते हैं। देखिए एक एक है, एक है, दो दो है, तीन तीन, इनके लिए तो अपने को देखना ही नहीं है, सममित की जांच करनी नहीं है, क्योंकि ये तो इनकी वजह से तो इनसे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक एक का उल्टा एक एक ही होता है, दो दो का उल्टा भी दो दो ही होता है, और तीन तीन का उल्टा भी तीन तीन ही होता है। मतलब इनसे तो सममित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, से देखे से नहीं देखे। चलिए आगे देखते हैं, एक दो के लिए देखते हैं। तो बताइए एक दो यदि ए बी एक दो है, तो यदि किसी संबंध के सममित के लिए जांच करते हैं, तो यदि ए बी आर का अवयव है तो बी ए भी आर का अवयव होना चाहिए। तो मतलब एक दो यदि आर में है तो दो एक भी आर में होना चाहिए था, बल्कि दो एक आर में नहीं है, देख रहे हो आप, दो एक आर में नहीं है, तो ये सममित नहीं है, ये जो संबंध है ये सममित नहीं है। तो यहां पर लिख देता हूं सममित नहीं, क्या लिख दिया मैंने, सममित नहीं। चले पांचवे में चलते हैं, पांचवे के लिए अपन देखते हैं।
पांचवा देखते हैं, एक एक है, दो दो है, तीन तीन, इनके लिए तो देखना नहीं है। तो बताइए एक दो यदि समुच्चय एक दो यदि संबंध आर में है तो दो एक भी आर में है, एक दो आर में है तो दो एक भी आर में है। चलिए दो एक के लिए देखता हूं, दो एक यदि आर में है तो दो एक का उल्टा एक दो भी आर में है, तो ये दोनों आपस में हो गए, दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एक दो के लिए भी कोई परेशानी नहीं है, एक दो के लिए भी ये सम्मित है, दो एक के लिए भी है। दो तीन यदि आर में है तो तीन दो, दो तीन है तो तीन दो भी आ रहा है, तो मतलब दो तीन और तीन दो के लिए भी कोई परेशानी नहीं है, तो ये सम्मित है। क्या ये सम्मित है? इनको मैं हटा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं सम्मित है। ये क्या है? सम्मित, सममित है। चलिए आगे चलते हैं, आगे छठे में चलते हैं अपन। दो दो तीन तीन के लिए कोई दिक्कत है नहीं। एक दो आ रहा है तो एक दो का उल्टा दो एक भी आ रहा है, और दो एक का उल्टा एक दो है, मतलब एक दो के लिए देखिए तो दो एक मिल रहा है, दो एक के लिए देखिए तो एक दो मिल रहा है, तो ये भी सम्मित है, सम्मित है। अब चलिए आगे, दो दो तीन तीन के लिए कोई परेशानी है नहीं, एक दो आ रहा है, इसमें दो एक नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये सम्मित नहीं है, ये जो है ये सम्मित नहीं है। ठीक है, अब आपको पता लग गया होगा किसी भी संबंध के लिए कि किसी भी संबंध को सम्मित की, किसी भी संबंध के लिए सममित की जांच कैसे की जाती है, शायद पता लग गया होगा। चलिए अब चलते हैं संक्रामक में। इन सातों की संक्रामक के लिए जांच करते हैं कि ये सात जो है, इन सातों के लिए संक्रामक की जांच करते हैं कि ये सात में से कौन कौन संक्रामक है और कौन कौन संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए संक्रामक की अपन परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा मैंने इससे पीछे वाले पार्ट में करवाया था। क्या था परिभाषा? किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि ए बी सी, यदि प्रत्येक ए बी सी बिलोंग कर रहा है समुच्चय ए के अवयव है के लिए प्रत्येक तीन अवयव के लिए, प्रत्येक ए बी सी के लिए, प्रत्येक ए बी व सी यदि समुच्चय ए के अवयव है के लिए ए बी यदि बिलोंग कर रहा है आर में तथा बी सी यदि बिलोंग्स टू आर में, मतलब यदि ए बी कर्मयुग्म आर संबंध में आ रहा है और बी सी भी यदि आर में आ रहा है तब आर में ए सी बी होना चाहिए। ध्यान से समझ लो स्टूडेंट्स, आर में ए सी बी होना चाहिए। समझ रहे हो क्या मतलब है? सुनिए, यदि ए बी सी तीन अवयव समुच्चय ए के है, ए बी कर्मयुग्म आर में आ रहा है, बी सी कर्मयुग्म आर में आ रहा है, तो ए सी भी आर में होना चाहिए। स्टूडेंट्स ए सी भी किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। देखिए ए बी, अब बी से स्टार्ट, देखो ए बी में बी पर अंत हो रहा है, मतलब बी पे पूरा हो रहा है, तो बी से स्टार्ट होने वाला बी सी भी होना चाहिए, बी सी भी होना चाहिए। तब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, तब इन दोनों को छोड़ दो, बीच वाले को, बी और बी को छोड़ दो, तब ए सी बी आर में होना चाहिए, तब वो संबंध संक्रामक है, अन्यथा संक्रामक नहीं है। अर्थात यदि ये दो मिल रहे हैं तब ये भी होना चाहिए, और यदि ये मिल रहा है बल्कि ये नहीं मिल रहा है तब वो संक्रामक ही है, उसमें जांच करने की कोई जरूरत नहीं है, वो संक्रामक संबंध ही होता है। कब में? जब ए बी आ रहा है लेकिन बी सी नहीं आ रहा है, तब ए सी की जांच नहीं करनी है। सुन लो, अब चलिए आगे। इसके लिए मैं बताऊं, यदि ध्यान से सुनिए, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिए। यदि एक का मित्र बी है, ध्यान से सुनिए, एक का मित्र बी है, ठीक है, और बी का मित्र सी है। सुनिए, ए का मित्र बी है और बी का मित्र सी है, तो कन्फर्म है ए का मित्र भी सी होगा। समझ रहे हो? ऐसा होना चाहिए। यदि ए का मित्र बी है और बी का मित्र सी है तो फिर तो कन्फर्म रूप से ए का मित्र भी सी होना चाहिए, और यदि ए का मित्र सी नहीं हुआ तो यह संक्रामक नहीं है। तो देखिए
अब मैं बात करूं संक्रामक, देखो आपने ये नाम जो है ये संक्रामक है, तो ये संक्रामक नाम आपने सुना होगा, अभी कोरोना चला था, ये कोरोना एक संक्रामक बीमारी थी। संक्रामक का मतलब क्या होता है? फैलाव, फैलना, क्या होता है? फैलना। तो ये फैलने वाली बीमारी थी। तो देखिए ए यदि बी का मित्र है और बी यदि सी का मित्र है, तो वास्तव में ए जो है वो सी का मित्र भी होगा, मतलब फैल गया, संक्रामक हो गया है ना। संक्रामक मतलब फैल गया, मित्रता क्या है? फैल गई। ए का मित्र बी है, बी का मित्र सी है, तो फिर तो ए बी सी को तो जानता होगा, है, ए बी सी का मित्र होगा। समझ रहे हो आप? संक्रामक, इसका नाम से स्पष्ट है, संक्रामक। चलिए अब चलते हैं, पहले में चलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक एक के लिए तो देखना नहीं है, देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो ध्यान दीजिए, समान जो है, समान में एक एक के लिए जांच नहीं करनी, एक एक वो आ सकते हैं। चलिए अब इसके लिए जांच करते हैं। चलो एक एक के लिए जांच भी अपन करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक एक के लिए जांच करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? सुनिए, देखिए, देखो अब मैं यहां पर लिख लेता हूं, देखिए ए और सी, ये ए सी इस तरफ लिख लेता हूं ताकि अपन देख सके। तब ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में, क्या होना चाहिए? ठीक है। अब यहां पर देखता हूं, मैं यहां पर एक एक लिखता हूं, चलो एक एक लिखता हूं, एक एक आर में आ रहा है ना, और एक एक है तो ये एक से स्टार्ट है, तो एक से स्टार्ट होने वाला ये एक दो रहा, ये रहा एक दो, तो यहां पर लिख देता हूं मैं एक दो, ये भी आर में होना चाहिए, है आर में। तब एक एक को छोड़ दो, ध्यान से सुनिए, एक एक को छोड़ दो। क्या बोला मैंने? ए बी, यदि ए बी आर में है और तथा बी सी आर में है, तब बी बी को छोड़ दो, ए सी भी आर में होना चाहिए। इसी तरीके से देखो, एक एक आर में, एक दो आर में, तो बीच वालों को छोड़ दो, एक दो भी आर में होना चाहिए, तब एक दो भी आर में होना चाहिए। एक दो आर में है पहले से, ये कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस पे। तो कहने का मतलब इसमें भी समान वालों को देखना ही नहीं है, समझ रहे हो? समान वालों की जांच नहीं करनी। चलिए अब जांच किसी एक एक के लिए जांच नहीं करेंगे, दो दो के लिए जांच नहीं करेंगे, तीन तीन के लिए भी जांच नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब समतुल्य जो है उनके लिए जांच नहीं करेंगे। चलो एक दो के लिए जांच करते हैं। चलो एक दो यहां पर है, एक दो यहां पर है, तो दो से स्टार्ट होने वाला कौन सा है उसमें? देखिए एक दो यहां पर है, तो दो से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? एक दो यहां पर है, देखो ए बी है तो बी सी आएगा, एक दो है तो दो से स्टार्ट होने वाला ये रहा, कौन सा? ये तो है। एक दो इसको ए बी मान लू, आगे बी सी आ रहा तो यहां पर बी आ रहा, तो यहां पर बी, तो दो आ रहा तो दो से स्टार्ट होने वाला ये है, तो कौन सा है? दो दो है। कौन सा है? दो दो है, आ रहा है। तो अब इन दो दो को छोड़ो, दो दो को छोड़ दो, एक दो भी आ रहा है क्या? एक दो भी आ रहा है कि इसमें? एक दो आ रहा है जी, देखिए एक दो इसमें आ रहा है, दो से स्टार्ट होने वाला दो दो इसमें है। तो बताइए अब देखिए एक दो इसमें आ रहा है कि एक दो इसमें आ रहा है, ठीक है, इसके लिए संक्रामक है। चलिए एक तीन के लिए जांच करते हैं। एक तीन इसमें आ रहा है, एक तीन इसमें आ रहा है, तो तीन से स्टार्ट होने वाला ये तीन तीन है, कौन सा है? तीन तीन है, तीन तीन यहां लिख देते हैं। तीन तीन छोड़ दो, एक तीन आ रहा है किसमें? एक तीन आ रहा है जी, सही है जी, संक्रामक है ये, संक्रामक संबंध है ये। तो यहां पर लिख देता हूं मैं संक्रामक है। ये कौन सा संबंध है? संक्रामक संबंध है, यहां पर मैं लिख देता हूं संक्रामक, संक्रामक है, ठीक है। चलिए अब चलिए आगे वाले में चलते हैं। आगे वाले में इसके लिए देखना नहीं है, रिटर्न ले सकते हैं, शुरुआत में समान वालों को नहीं लेना है, ध्यान दे, शुरुआत में नहीं लेना है समान वालों को, एक एक नहीं लेना है। एक दो चले, एक दो के लिए जांच करें। चलो यहां पर लगा देता हूं मैं एक दो, ठीक है। एक दो, अब दो से स्टार्ट होने वाला कौन है? दो से स्टार्ट होने वाला दो एक है, दो एक है, ठीक है, दो एक है। तो एक दो इसमें आ रहा है, दो एक भी इसमें आ रहा है, तो दो दो बीच वालों को छोड़ दो। एक बी आर में आ रहा है, बी सी आर में आ रहा है, तब बी बी वाले को छोड़कर ए सी आर में आना चाहिए। इसी तरीके से एक दो इसमें आ रहा है, दो एक इसमें आ रहा है, दो दो को छोड़ दो, एक एक इसमें आना चाहिए, एक एक इसमें आ रहा है, ठीक है, एक एक इसमें आ रहा है। और देखिए देखो दो एक इसमें, अब एक दो के लिए जांच के लिए दो एक के लिए जांच करते हैं, किसके लिए? दो एक के लिए देता हूं, तो यहां पर लिख देता हूं मैं दो एक, ठीक है। दो एक इसमें आ रहा है, दो एक का उल्टा एक दो भी इसमें आ रहा है, एक दो भी इसमें आ रहा है, तो एक एक को छोड़ दो, दो दो इसमें आ रहा है क्या? दो दो इसमें नहीं आ रहा है, सुन रहे हो? दो दो इसमें नहीं आ रहा है। पहले मैंने देखो वापस में देखिए सुनिए, पहले मैं एक एक के लिए तो जांच करनी नहीं है, ठीक है,
एक दो के लिए करो, चलो यहाँ पर मैं लगाता हूँ एक दो, वापस देखिए एक दो यहाँ पर लगा दिया मैंने। अब एक दो आ रहा है तो दो से स्टार्ट होने वाला कौन है, दो से स्टार्ट होने वाला ये है जी, दो एक है, कौन है, दो एक है। तो बताइए एक दो इसमें आ रहा है, दो एक इसमें है, तो दो दो को छोड़ दो, एक एक इसमें होना चाहिए जी, एक एक इसमें है, मतलब एक दो के लिए कोई परेशानी नहीं है, एक दो के लिए संक्रामक ही है। ठीक है, चलो दो एक के लिए जांच करता हूं, एक दो के लिए कोई परेशानी नहीं, दो एक के लिए जांच करते हैं। दो एक इसमें है तो बोलो दो दो एक इसमें है तो एक से स्टार्ट होने वाला चाहिए, एक से स्टार्ट होने वाला यही है, एक दो रहा, ये रहा, एक दो रहा। ठीक है, अब दो एक इसमें है, एक दो इसमें है, तो एक एक को छोड़ दो, दो दो इसमें होना चाहिए, तो दो दो इसमें नहीं है, नहीं है ना, दो दो, दो दो इसमें होना चाहिए, दो दो इसमें नहीं है, मतलब दो दो जो है वो आर में बिलोंग नहीं करता है। इसके लिए इसका मतलब ये हो गया, एक दो के लिए तो कोई परेशानी नहीं है, ये एक दो के लिए तो ये संक्रामक है, लेकिन दो एक के लिए ये संक्रामक नहीं है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, संक्रामक जो संबंध है ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। चलिए तीसरे में चलते हैं, एक दो इसमें आ रहा है, चलिए जांच करते हैं, एक दो इसमें आ रहा है तो दो से स्टार्ट होने वाला दो एक इसमें आ रहा है, एक दो इसमें आ रहा है तो दो से स्टार्ट होने वाला दो एक इसमें आ रहा है। ठीक है, तब दो दो को छोड़ दो, एक एक इसमें होना चाहिए, लेकिन एक एक इसमें है ही नहीं, तो ये भी संक्रामक नहीं है। क्या नहीं है ये, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे अपन चलते हैं, आगे रख के देखते हैं अपन इसमें, आगे आगे वाले में चलते हैं अपन, चौथे में चलते हैं। एक एक के लिए देखना नहीं है, दो दो के लिए नहीं देखना, तीन तीन के लिए नहीं देखना है, इनके लिए जांच नहीं करनी है। एक दो के लिए जांच करता हूं, एक दो यहां लगाता हूं, चलिए मैंने एक दो यहां पर लगा लिया। अब दो से स्टार्ट होने वाला, दो से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, देखो शुरू में समान वाले नहीं लेने हैं, उसके बाद में तो लेने हैं। चलिए एक दो इसमें ले लिया, दो से स्टार्ट होने वाला दो है, दो दो है इसमें। ठीक है, एक दो इसमें आ रहा है, दो से स्टार्ट होने वाला दो दो इसमें है, तो दो दो को छोड़ दो, एक दो इसमें आना चाहिए, तो एक दो इसमें पहले से आ रहा है, ये आ रहा। ठीक है, तो ये संक्रामक है, क्या है ये संक्रामक जो है ये। ठीक है, संक्रामक है ये। चलिए आगे वाले के लिए अपन देखते हैं, शायद ये देखने के बाद में आपका ये झंझट ही खत्म हो जाएगा, संक्रामक का जांच करने का तरीका पूरा पता लग जाएगा। चलो पांचवे में चलते हैं, एक एक के लिए नहीं देखना, दो दो के लिए जांच नहीं करना, तीन तीन के लिए नहीं करना है, एक दो के लिए देखता हूं, एक दो आ रहा है तो दो से स्टार्ट होने वाला है, दो एक भी इसमें आ रहा है, ध्यान दीजिए, एक दो इसमें आ रहा है तो दो से स्टार्ट होने वाला है, दो एक इसमें आ रहा है, तो दो दो को छोड़ दो, एक एक इसमें होना चाहिए, एक एक बिलोंग कर रहा है आर में, एक एक बिलोंग आर में आ रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए एक दो इसमें आ रहा है, अब ध्यान दीजिए मेन बात है, एक दो इसमें आ रहा है, लेकिन दो से स्टार्ट होने वाला एक और है इसमें, देखिए एक दो इसमें आ रहा है, दो से स्टार्ट होने वाला दो एक इसमें आ रहा है, तो दो दो को छोड़ दो, एक एक इसमें आ रहा है, लेकिन एक दो के बाद में दो से स्टार्ट होने वाला दो तीन भी इसमें आ रहा है। तो बताइए एक दो इसमें आ रहा है, दो तीन इसमें आ रहा है, तब दो दो को छोड़ दो, एक तीन, तब एक तीन भी आर में होना चाहिए, एक तीन भी आर में होना चाहिए। बताइए एक तीन इसमें है, देख लीजिए एक तीन इसमें है क्या, कहीं कहीं भी नहीं है साहब, कहीं पे नहीं है, एक तीन कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। किसके लिए, ध्यान दीजिए, एक दो के साथ यदि दो एक की जांच करें तब तो ये संक्रामक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दो के साथ यदि दो तीन लेकर जांच करूं तब ये संक्रामक नहीं है। वापस बताता हूं, एक बार फिर क्लियर करता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए एक दो इसमें आ रहा है तो दो से स्टार्ट होने वाला दो एक इसमें है, दो दो को छोड़ दो, एक एक भी इसमें आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, समतुल्य मतलब आ रहा है, लेकिन एक दो इसमें आ रहा है, लेकिन दो से स्टार्ट होने वाला दो तीन भी तो इसमें है ना, तो एक दो इसमें आ रहा है, दो तीन इसमें भी आ रहा है, तो दो दो को छोड़ दो, एक तीन इसमें होना चाहिए, लेकिन एक तीन इसमें नहीं है जी, तो ये संक्रामक नहीं है। क्या नहीं है जी, ये संक्रामक संबंध नहीं है। यहां पर मैंने नहीं लिखा, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यहां पर मैंने लिखा है संक्रामक नहीं है। क्या नहीं है, ये संक्रामक
नहीं है, यहाँ पर लिखा मैंने संक्रामक नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, संक्रामक नहीं लिखा मैंने। चलिए आगे वाले की जांच करते हैं। देखिए 1-2 के साथ 2-1 लेने से तो ये संक्रामक था, लेकिन 1-2 के साथ 2-3 ले तो ये संक्रामक नहीं है। चलिए इसके बाद 2-2 के लिए नहीं देखना, 3-3 के लिए नहीं देखना, 1-2 के लिए देख लो। 1-2 इसमें आ रहा है, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, नीचे वाले की जरूरत नहीं है, अब उसमें ही था नीचे वाले की। तो 1-2 इसमें आ रहा है, 2-1 इसमें आ रहा है, तो 1-1 भी, 2-2 को छोड़ दो, 1-1 भी इसमें होना चाहिए। देखिए वापस सुनिए ध्यान से, 1-2 इसमें आ रहा है, चलिए 2 से स्टार्ट होने वाला है, 2-1 भी इसमें आ रहा है, लेकिन बीच वालों को छोड़ दो, 2-2 को। 1-1 भी इसमें होना चाहिए, लेकिन 1-1 जो है वो आर में नॉट इक्वल, आर में 1-1 नहीं है, 1-1 है वो आर में नहीं आ रहा है, तो ये संक्रामक नहीं है। क्या नहीं है ये संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक नहीं है। चलिए आगे अपन देखते हैं, संक्रामक नहीं आ गए। चलिए लास्ट वाला 7वां देखते हैं। 2-2 की जांच नहीं करनी, नहीं 3-3 की जांच नहीं करनी है, तो ध्यान दीजिए। अब आगे अपन चलते हैं। देखिए 2-2 के लिए नहीं देखना, 3-3 के लिए भी नहीं देखना, 1-2 आ रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला देखिए, 1-2 इसमें आ रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला देखिए कौन सा है, 2-2 है जी। तो 1-2 इसमें आ रहा है, 2-2 इसमें आ रहा है, तो 2-2 के लिए 2-2 को छोड़ दो, 1-2 इसमें आना चाहिए, 1-2 पहले से ही इसमें है, 1-2, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये संक्रामक है, ये संक्रामक है। ये आपके सामने मैंने 7 एग्जाम्पल लेकर, 7 ये वैसे आपकी बुक में नहीं है, वैसे मैंने उदाहरण लेकर आपको समझाया है, ताकि आपको क्लियरिटी पूरा समझ में आ सके कि सममित किसी भी संबंध आर के लिए सममित की जांच कैसे करें, समतुल्य की जांच कैसे करें, सममित की जांच कैसे करें और संक्रामक की जांच कैसे करें। मतलब किसी भी संबंध के लिए समतुल्य की जांच कैसे करें, सममित की जांच कैसे करें और संक्रामक की जांच कैसे करें, ये मैंने आपको पूरा डिटेल से आपको क्लियर करवाया। इस वीडियो में आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि किसी भी संबंध के लिए इन तीनों की जांच कैसे करें। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मैंने 7 उदाहरण लिए, 7 संबंध लिए। इन 7 संबंधों में से तुल्यता संबंध कौन सा है और तुल्यता संबंध कौन सा नहीं है, देखिए। अब देखिए ध्यान से, देखिए ऐसा संबंध जो समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। ऐसा संबंध जो समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, वो तुल्यता संबंध कहलाता है। और यदि इनमें से कोई सा भी नहीं है तो वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। चलिए पहले के लिख देते हैं। पहला संबंध समतुल्य है, सममित नहीं है, संक्रामक तो है। पहला संबंध जो है वो समतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। इसका मतलब पहला उदाहरण जो संबंध आ रहा है ये तुल्यता संबंध नहीं है। तुल्यता संबंध होने के लिए समतुल्य चाहिए, सममित होना चाहिए और आपका संक्रामक होना चाहिए। तो पहला जो उदाहरण है आ रहा है ये तुल्यता संबंध नहीं है। दूसरे में चलती है, दूसरा देखिए, दूसरा समतुल्य, सममित तो है लेकिन समतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है। इसका मतलब दूसरा भी तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो तीसरे में चलते हैं। तीसरा समतुल्य नहीं है, सममित है, संक्रामक भी नहीं है, ये भी नहीं है। चौथा चलते हैं, चौथा में सममित नहीं है, ये भी नहीं है। पांचवा चलता है, पांचवा में सममित है, समतुल्य है, सममित है, संक्रामक नहीं है, तो मतलब ये भी तुल्यता संबंध नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पर समतुल्य नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पर सममित नहीं है, मतलब ये भी नहीं। मतलब यहाँ पर 7 जो एग्जाम्पल लिया है मैंने, संबंध के जो 7 उदाहरण लिए, इन 7 संबंधों में से कोई भी तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ गया होगा, क्लियरली आपके समझ में आ गया होगा कि मैंने जो आपके सामने ये उदाहरण लेकर आपको मैंने समतुल्य, सममित और संक्रामक का पूरा प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से क्लियर करवा दिया होगा। तो स्टूडेंट्स इसी बात पे आप वीडियो को लाइक किए बिना मत रोकिए, खुद को मत रोकिए, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए।
और साथ ही स्टूडेंट्स उदाहरण नंबर 2 जो है, उदाहरण नंबर 2 आपको वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर दो जो है, मतलब उदाहरण नंबर जो 2 बुक में आपकी प्रश्नावली 1.1 के पहले उदाहरण नंबर जो 2 है वो आपको अगले वाले पार्ट में मैं आपको कराऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, आप इनको कर लेते अच्छी तरीके से। आप इनके लिए मैं बताऊं स्टूडेंट्स, मैंने उदाहरण नंबर 1 इस वीडियो में करवाया स्टार्टिंग में, इसी वीडियो के शुरू में उदाहरण नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर जो 1 है वो तो मैंने करवा दिया था, उसको आप अपनी बुक में ऐड कर सकते हो है। लेकिन ये वाला जो मैंने समझाया ये मैंने बेसिक के तौर पे समझाया है। आप ऐड करना चाहो तो आप ऐड करना चाहो तो उदाहरण नंबर 1 के बाद में यहाँ पर कुछ ऐसे लगा कि भाई बेसिक है ये किनके समझने के लिए है, ये समतुल्य, सममित और संक्रामक को समझने की ये डेफिनेशन समझने के लिए मैंने उदाहरण लिए हैं। तो आप इनको ऐड कर सकते हो या इनको रफ में ऐड कर सकते हो आप, है ना। तो आप आगे वाला जो उदाहरण नंबर 2 है वो आपको अगले वाले पार्ट में मिल जाएगा। अगले वाला पार्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। अगला वाला पार्ट नंबर 3 बना हुआ है, चैनल पर ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप देख लीजिए। यदि आप लगातार पार्ट बने हुए हैं, पार्ट वाइज वीडियो को देखती है, और ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए। और साथ ही कक्षा 12 के अन्य स्टूडेंट्स तक भी वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना क्लियरिटी पूरा क्लियर कर सके। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।